अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरीना फारूक शेख और आज की बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे। जनाब, हालिया जो पाक फौज में तकर्रुर और तबादले हैं उससे मुतल्लिक बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कुछ रोज़ से, जब से ISPR का ऐलान हुआ था। कुछ इसमें कहा जा रहा था अपोजिशन की जानिब से कि जिस तरह से मामलात थे उनको हुकूमत ने मिस हैंडल किया है और जो ISPR की तरफ से ऐलान किया था उसके बाद हुकूमत ने मामलात को मजीद ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन हुकूमत इस मामले में कहती है कि जनाब ये गलत तासुर या गलत इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं इस मामले पर भी। इसको हमने डिस्कस करना है। आज बड़ी अहम काबीना का इजलास हुआ इस मामले में और फवाद चौधरी साहब ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ भी किया और बड़ा इस मामले के ऊपर उन्होंने बात की। वो कहते हैं जी, गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ साहब मुलाकात हुई और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इस मामले पर उन्होंने गुफ्तगू की और इत्तफाक पाया जाता है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी DGISI की तैनाती में वज़ीर आज़म अथॉरिटी है और तैनाती के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जनाब, इस हमने इशू के ऊपर बगौर जायजा लेना है और सवाल अपने एनालिस्ट के लिए हमारे पास कुछ यूं है कि ये जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत की तरफ से मिस हैंडल हुआ ये मामला, जो कि इतना बड़ा नहीं था, और फिर हुकूमत ये कहती है कि जनाब ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है, जल्द हल हो जाएगा, हम एक पेज पर हैं। तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, अपोजिशन का या फिर हुकूमत का? पैनल पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपके ऊपर आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं, अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही है कि जी मामले को हुकूमत ने मिस हैंडल किया है, क्या ये दुरुस्त है या हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है? देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ कैसे दुरुस्त हो सकता है? एक प्रेस रिलीज जारी हुई, उसके बाद मैटर क्लोज हो जाना चाहिए था। आज हुकूमती वज़रा का, वज़ीर आज़म का, फवाद चौधरी साहब का, उससे पहले शेख रशीद साहब के इन बयानात को अगर आप सामने रखें तो एक बात तो वाज़ेह है कि उस प्रेस रिलीज पर इख्तिलाफ हुआ। अगर ये नहीं होता तो वो प्रेस रिलीज से इशू तो खत्म हो गया था। इशू कब खड़ा हुआ? इशू किस तरह खड़ा हुआ? अब ये कहना कि जी सोशल मीडिया पे, हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने फजूल सी बातें की हों, लेकिन स्पेकुलेशंस तो गलत नहीं थी। कल रात की मीटिंग से ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई कि स्पेकुलेशंस तो ठीक थी। आज जब ये कहा जाता है कि जी वजीर आजम जो है कानून के मुताबिक तकर्रुरी करेंगे, तो इसके क्या माने समझे जाएं? देखिए, जो मेरी इत्तला है वो ये है कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जी ये तकर्रुरियां अक्टूबर में होनी हैं। उस पे प्राइम मिनिस्टर ने इनिशियली कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है, ये बात खत्म हो गई। उसके बाद एक और मीटिंग हुई जिसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया कि जी ये चीजें होनी हैं, ये इसी महीने होनी है, जिस पे कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ये कह के वहां से चले गए कि जी ठीक है। ये जो ठीक है जो है, इससे तासुर ये लिया गया कि इट्स ओके, जो भी तकर्रुरी होनी थी, और उसके बाद वो प्रेस रिलीज जारी हो गई। अब जब प्रेस रिलीज जारी हो गई तो ये समझा गया कि जी ये तकर्रुरी हो गई हैं, इसमें होना है, इसमें DGISI का पेशावर एज ए कोर कमांडर जाना है, फैज साहब का, जनरल नदीम साहब को एज ए DGISI बाय 25 जो है वो जाके वो लेना है तकर्रुरी। तो ये उसके बाद जो चीजें डेवलप हुई हैं और कल रात जो मीटिंग हुई है, उससे तो फिर ये एक तासुर तो हो गया है साबित ना कि उस प्रेस रिलीज को प्राइम मिनिस्टर हाउस ने या गवर्नमेंट ने नहीं वो किया। अब उसको वो किसी और अंदाज में जारी कर दें वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो तय है ना कि उस प्रेस रिलीज पर इख्तिलाफ हुआ। अगर उस प्रेस रिलीज पर इख्तिलाफ नहीं होता तो ये कल रात से पिछले 24-48 घंटे से जो चीजें चल रही हैं ये नहीं होती। तो अगर ऑपोजिशन ये कह रही है मिस हैंडल किया, तो मिस हैंडल तो हुआ है। सिचुएशन मिस हैंडल नहीं होती तो ये आज ये फवाद चौधरी साहब ये कह रहे होते, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे होते कि गलत रंग ना दिया जाए, मसला हल हो जाएगा। मसला तो हल था जब तो प्रेस रिलीज जारी हुई। तो अगर उसके बाद मसला खड़ा हुआ है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मसला खड़ा हुआ है। ये बात ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी, ये बात बिल्कुल आईनी तौर पे ठीक है। ये बात 12 अक्टूबर 1999 को भी ठीक थी जब प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था एक आर्मी चीफ को। तो ये जो चीजें हैं
इस चीज में गवर्नमेंट ने इसको मिसहैंडल किया है। गवर्नमेंट ने इस चीज को फौरी तौर पे गवर्नमेंट को हल कर लेना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को हल कर लेना चाहिए था। इसमें ताखीर हुई, ताखीर की वजह से स्पेकुलेशंस हुई, उसमें हर तरह की चीजें आई। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मामला इस नहज तक पहुंचा कैसे इरशाद भट्टी साहब? क्या मामला हुकूमत की तरफ से ही मिसहैंडल किया गया है जैसा माजी साहब कह रहे हैं? देखिए मैडम स्पीकर, बात यह है कि आइडियली तो ये होना ही नहीं चाहिए था। ना ये हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद है, ना ये फ़ौज के लिए है, ना ये मौजूदा हालात के लिए है। हमारे मसाइल क्या हैं, मुल्क किन चक्रों में फंसा हुआ है और हम किन चक्रों में फंसे हुए हैं। दूसरी बात, हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह ये टैलेंट तो है ना कि वो छोटा सा मामला हो तो उसको इतना ले के आगे जाते हैं कि उस गुब्बारे में हवा भरते हैं कि वो कमाल बड़ा मामला बन जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन वाला मामला हो, एक सादा कागज़ पर लिख दिया एक्सटेंशन, समरी ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट में ठट्ठे मजाक बने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चेयरमैन नैब हो, पुलिस ट्रांसफ़र्स हों, ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफ़र्स हों, गंदम, चीनी, LNG, खारजा मामलात में सऊदी अरब के साथ हैं कि मलेशिया के साथ हैं कि किसके, अमेरिका के साथ हैं कि रूस के साथ। अब दूसरी बात यह है कि ये एक पोस्टिंग नहीं है, एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं है मैडम शेख। जनरल सईद जो NDU के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कराची जाना है एज ए कोर कमांडर। कराची के जनरल नदीम अंजम ने ISI में आना है एज ए चीफ़। जनरल फैज़ जो ISI के चीफ़ हैं, उन्होंने पेशावर जाना है, और पेशावर के जनरल नुमान जो हैं, उन्होंने NDU में एज ए प्रेसिडेंट आना है। तो ये 4-5 पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हैं जो हो चुकी हैं। अच्छा, सुना यह जा रहा है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इस पोस्टिंग पर, जो ISI चीफ की पोस्टिंग पर पिछले 6 महीने से बातचीत जारी थी कि ये पोस्टिंग करनी है, ये पोस्टिंग होनी चाहिए, और डिस्कस हो रही थी। और यही कि चलो आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। सुना यह भी जा रहा है कि चीफ आर्मी स्टाफ ने 1-2 दिन पहले वज़ीर आज़म को बता दिया था कि हम ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करने वाले हैं। और सुना यह भी जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने का कहना है कि चूँकि फॉर्मली समरी मेरे टेबल पर नहीं आई, इसलिए ये मुझे इससे इख्तलाफ है। आज की जो इतला है वो ये सुना जा रहा है कि ये मामला आज शाम तक या कल तक हल हो जाएगा। और सुना यह भी जा रहा है कि 99% इसी तरह हल होगा, या कुछ दिन के लिए और जनरल फैज़ साहब को इन्हीं ब्रीफिंग्स में या मौका दिया जाएगा, क्योंकि मामलात ऐसे हैं, अफ़गानिस्तान इशूज़, बाकी सारे इशूज़। अब मसला ये है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने उन्हें दें, जबकि अगला चीफ होना है अगले नवंबर में। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब रिटायर होंगे तो नवंबर में नए चीफ ने बनना है। तो अब ये है कि फ़ौज का निज़ाम है, और अभी तक कोई एक भी आर्मी चीफ ऐसा नहीं जिसने कम अज़ कम साल भर कोर कमांडरी ना की हो, या साल से ज़्यादा, कम अज़ कम साल। हाँ, और बड़ा लंबा मामला है और बड़ा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो दस्तरस रखते हैं इसके ऊपर, यकीनन। अच्छा बड़ी साहब, अभी आपने एक चीज़, बड़ी एक अच्छी चीज़ बोली, मैं उसके ऊपर मजीद आपकी इंसाइट लेना चाहती हूँ। आपने कहा जी खुश उसलूबी के साथ जो मामला हल हो जाएगा, आपने कहा जिस तरह है उसी तरह से हल हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ज़रा क्लैरिटी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इससे मुताल्लिक भी बताएं कि क्या जिस तरह से मामलात हैं उसी तरह से आपके ज़राए कहते हैं हल होगा, या फिर कुछ मजीद सरप्राइज मिलने की भी तवक्को है? नहीं मैडम शेख, सरप्राइज इसमें कोई नहीं है। अब कुछ दिन मजीद या कुछ 1 महीना मजीद वो DGI रहे जन नदीम अंजुम के साथ ब्रीफिंग्स में या मामलात हैंडल करें, वो एक अलहदा बात है। लेकिन इसके अलावा कोई चांस नहीं है इस पोस्टिंग ट्रांसफर के अलावा। तो ऐसे ही 99% ऐसा होगा, 1% ऐसा होगा कि कुछ अरसे के लिए वो रह जाए। हो सकता है ऐसे सवाल होते हैं ना, तो मामले अगर ऐसा ही था तो अगर प्रेस रिलीज हो गई थी, सब कुछ हो गया था, ISPR ने ऐलान कर दिया था, तो फिर क्यों ऑब्जेक्ट करने की जरूरत थी? ऐसी मासूमाना नहीं, वो तो वही था ना कि भाई वजीर आज़म से डिस्कस हो चुका है, वजीर आज़म चाहते हैं समरी। अच्छा। अब हो सकता है समरी आ जाए और वजीर आज़म साहब उस समरी पर साइन कर दें और ये मामला हल हो जाए। अच्छा। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त सुना जा रहा है उसमें यह है कि आज या कल ये मामला 99% हल हो। ठीक है। हसन निसार साहब, ISPR की प्रेस रिलीज के बाद तहफ़्फ़ुज़ात क्यों पहले उठा देते? देखें, बात सुने, हुकूमत और अपोजिशन दोनों का मौक़िफ़ दुरुस्त है, सिर्फ अवाम का मौक़िफ़ गलत होता है। क्योंकि हम वो लोग हैं जो सादा तरीन काम एक पेचीदा तरीन मुल्क में
जो पेचीदा तरीन सूरत हाल से दो चार है, और अब से नहीं, बरसा बरस से है, उसमें सादा तरीन मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन। ये वो जो अभी बात कर रहे थे वो कि ये डेफिनेटली मिस हैंडलिंग है, इट्स अ सिंपल प्लेन केस ऑफ मिस हैंडलिंग द होल थिंग। क्या इशू है, इंतहाई एक प्रोसीजरल सी बात है, उसमें भी अगर, लेकिन आप भी कम नहीं हो, मतलब ये आपसे मुराद है मीडिया, हुकूमत ही नहीं मीडिया भी बात का बतंगड़ बनाता है, लेके शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, देख लें, एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। Why are you so worried about it? के साथ वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में बात ही नहीं हुई जब तक ये आज वजीर आजम की तरफ से पहले काबीना में और उसके बाद आज फवाद। अच्छा, मेन स्ट्रीम अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं हो तो फिर कौन है? सबसे बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं हुई, हो नहीं सर। वो तो आज हुआ है ना, जब फवाद चौधरी साहब ने अपने मुंह से बोला है। बीमारी के इससे पहले तो बिल्कुल डिस्कस नहीं, चहमगोइयां हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने बोला है, दो कान इसीलिए होते हैं, इधर से सुन के उधर से निकाल दो इसको। बहरहाल आप ले आए हो तो ठीक है, मैंने तो अपनी राय दे दी है कि अवाम ही गलत। अच्छा, मौक़िफ़ ऑपोजिशन का भी ठीक है, हुकूमत का भी, बिकॉज दैट्स द वे वी बिहेव। हमने दूध भी देना होता है, मैगनियां भी डालनी होती हैं, ये सारा कुछ करना होता है। हम सीधे सादे तरीके से वो जो प्रोसीजर किस्म के काम है वो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही, मैं इसको मजीद भी समझने की कोशिश करूंगी कि अवाम किस तरह से गलत है इसमें, लेकिन मैं जरा रीमा का मौक़िफ़ इसके ऊपर पहले जानना चाहती हूँ। जी रीमा। अलीना, पहले तो फवाद चौधरी साहब ने मीडिया के रोल को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये इशू डिस्कस नहीं हुआ, इसको सेंसेशनलाइज नहीं किया गया, और उन्होंने एक तरह से थैंक यू कहा मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो मेरा ख्याल है ये कहना कि मीडिया ने इसको बढ़ाया, अब बात होगी, क्योंकि ऑफिशियली आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ाया नहीं, अब क्यों शुरू किया? अच्छा, इसलिए कि गवर्नमेंट ने शुरू किया। बता रही हूँ कि वही मैं भी उसी पे आ रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें की, वो जो ISPR ने 6 अक्टूबर को एक प्रेस रिलीज जारी की थी, एक तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो इस पे अब बात क्यों नहीं होगी? आपके जो DGISI हैं, एक बहुत अहम ओहदा है, जिस तरह की सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, ये कोई इररेलेवेंट पोस्ट तो नहीं है, ये हम सबके पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। और अब अगर हुकूमत की तरफ से बात वाज़ेह हो गई है कि उनका नाम, शायद अभी जो रेजोल्यूशन की बात हो रही है, हमें नहीं मालूम किस तरफ रेजोल्यूशन जा रही है। क्या जो पहले DGISI की एक प्रेस रिलीज आ गई थी उनकी अपॉइंटमेंट की, उस तरफ ही बात जा रही है, या कोई नया नाम कंसिडर हो रहा है और कोई और DGISI बनेगा? ऑलरेडी एक पोस्ट जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल बन गई है, हमें ये मान लेना चाहिए। खामोश रहने से जो रियलिटी है वो छुप तो नहीं जाती। अच्छा, 2-3 चीजें हैं लीना, अगर आप हुकूमत को बेनिफिट ऑफ डाउट दें, या मेरा ख्याल है वो इस तरह इसको पेश करेंगे कि एक टेक्निकल मामला है, जो एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे बताइए, 6 अक्टूबर को ISPR की प्रेस रिलीज जो है वो आई, आज 12 अक्टूबर है, ऑलमोस्ट एक हफ्ता गुजर गया है। अगर प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज थी वो आपने दुरुस्त क्यों नहीं की? उसमें तो एक दिन लगना था ना। अगर आपका ओवरऑल अग्रीमेंट है मिलिट्री और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, तो फिर इतना अरसा क्यों लगा? और अभी भी हमें नहीं मालूम कि रेजोल्यूशन किस तरफ हो रही है। तो इसको एक तरह से एक टेक्निकल शक्ल देना, मेरा ख्याल है ये मेरे लिए तो कन्विंसिंग नहीं है। ऑब्वियस बात है कि सब्सटैंटिवली कोई डिसएग्रीमेंट है, नामों पे डिसएग्रीमेंट है, हमें नहीं मालूम क्यों डिसएग्रीमेंट है। ये एक ऐसी चीज है अनफॉर्चुनेटली जो अवाम तक नहीं पहुंचती, इसलिए स्पेकुलेशन आती है कि क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि इस वक्त या ये जो पर्टिकुलर DGISI ये अपॉइंट हो। दूसरी तरफ हमें नहीं मालूम कि जो मिलिट्री की तरफ से पुश क्यों किया जा रहा है कि अभी जो है अपॉइंटमेंट हो, और ये नाम क्यों कंसिडर किए जा रहे हैं, ये हम तक तो इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने 2-3 अहम बातें की। एक, उन्होंने कहा कि PM अथॉरिटी है इस अपॉइंटमेंट की।
उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा। उन्होंने कहा कंसल्टेशन होती है लेकिन पीएम अथॉरिटी है। दूसरा उन्होंने कहा कि कानूनी रास्ता जो है वो अपनाया जाएगा, फिर अपॉइंटमेंट होगी। इसका मतलब है अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है वो उसकी इस वक्त लीगल स्टैंडिंग क्या है? ये तो सब सवालात हैं ना जो उठते हैं और हमें इस पे बात करनी चाहिए। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ खामोश नहीं था, आपके एसएपीएम्स, आपके बाकी सारे स्पोक्स पर्सन्स जो हर एक छोटी छोटी चीज पे कई कई ट्वीट्स, कई कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, 6 दिन तक बिल्कुल खामोश रहे। तो स्पेकुलेशन नहीं होगी तो क्या होगी? और दूसरी बात अलीना, कोई खुशी नहीं होती लोगों को देखते हुए कि कोई अनईज या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इन दोनों इदारों के बीच में, क्योंकि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है हमें नहीं चाहिए और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इस तरह के क्लैशेस। लेकिन ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि नहीं बस टेक्निकल वजूहात हैं, जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल नहीं मिली, कोई असल में कोई सब्सटैंटिव इशू नहीं है। मेरा ख्याल है ये अवाम को थोड़ा बेवकूफ बनाने वाली बात है। सामने है हमारे कि असल में इशू है और ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। आई होप अब लोगों को चुप ना किया जाए, क्लियर करवाया जाए कि आप इस पे बात भी नहीं करते। एक और बात मैं कहना चाह रही थी कि जब भी ऐसा कोई मामला आता है जिसमें एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है, तब हमें जाके पता लगता है कि हमारे पास कोई कानून ही नहीं है जो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स को गवर्न करता है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जब एक्सटेंशन का मामला था तो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर हमें पता चला कि कोई कानून, कोई रूल ही नहीं है जो एप्लीकेबल है और कानून साजी करनी पड़ी। अब भी जब आईएसआई की, डीजे आईएसआई की अपॉइंटमेंट का मामला चल रहा था, तब एक कंफ्यूजन थी कि प्रोसेस क्या है, किस कानून में लिखा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा पीएम जो है वो अथॉरिटी है, लेकिन क्या ये कन्वेंशन पे बेस्ड है? ये जो कंसल्टेशन का पूरा मामला है, क्या ये कन्वेंशन पे बेस्ड है? अच्छा होता वो हमें जो रेलेवेंट लॉ है उसका भी हवाला दे देते ताकि हम भी चेक करते कि वो प्रोसेस है क्या कानूनी जो फॉलो नहीं हुआ इस सिचुएशन में। और अगर कोई कानूनी प्रोसेस नहीं है, ये सब किसी कानून में नहीं लिखा, तो शायद हमें कुछ कानून साजी की भी जरूरत है जो इस पूरे सिलसिले में कुछ ट्रांसपेरेंसी लाए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और हम सबको जानना हमारा एक हक है कि ये सारी अहम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो किस तरह होती हैं। ओके, ठीक है जी। अच्छा, मैं जरा बात साहब थोड़ा आपकी तरफ आऊंगी। ये बताएं, अब जिस तरह कहा जा रहा है वजीर आजम हाउस की तरफ से, एटलीस्ट फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा, तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी या फिर भुला दिया जाएगा? आपका तज्जिया क्या है? देखिए, भुलाने और दूर तक जाने की बात नहीं है। वो असल चीज ये कि देखिए हर दो सूरतों में इसी प्रेस रिलीज को उस प्रोसीजरल का नाम देके यही प्रेस रिलीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, तब भी ये सवाल होगा कि एक हफ्ते तक ये स्टैंड ऑफ क्यों रहा। और अगर ये प्रेस रिलीज तब्दील होती है तब भी ये सवाल उठेगा। तो एक लाइन तो ये एक पेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेज फटता हुआ नजर आया, उसको आप दोबारा सही कर दें कुछ लगा के, तो वो अलग बात है। लेकिन ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की, अब फर्ज करें प्रोसीजरल मसला था, अगर ये प्रेस रिलीज इश्यू हुई है तो इसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है। ऐसे ही आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज नहीं इश्यू कर दी। तो सीधी सी बात यह है कि इस प्रेस रिलीज को कंट्रोवर्शियल बना दिया गवर्नमेंट ने हर दो सूरतों में। आप आज एक्सेप्ट करते हैं तब भी कंट्रोवर्शियल, आप नहीं एक्सेप्ट करते तब भी कंट्रोवर्शियल। तो ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट ने इसको न सिर्फ मिस हैंडल किया है बल्कि इसको पब्लिक डिबेट बनाने का डिस्क्रेडिट भी गवर्नमेंट को जाता है। क्रेडिट की बात नहीं है, डिस्क्रेडिट भी गवर्नमेंट को ही जाता है। ओके, ठीक है सर। इसके ऊपर मैं जरा भट्टी साहब से ले रहे हैं। हसन निसार साहब दरमियान में हंस रहे थे, मैं जरा पहले वो पूछ रहा हूँ, हसन साहब आप हंस क्यों रहे थे पेज में थोड़े से फटने पर या तनाव पर? नहीं, ये बात जो मैंने की है, इन्होंने अपने अंदाज में बात तो वही कर रहे हैं, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ। सर आपको तो किताब ही नहीं मिल रही थी ना, आप तो मुख्तलिफ किताबें ढूंढ रहे थे। वैसे वाकई में हिस्ट्री वैसे यही रही है, जितनी किताबें आप खोले के तक आ गए हैं ना। अच्छा। हाँ, नहीं वो एक पेज की बात कर रहे हैं ना, मैं पूरी किताब की बात कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, चलें। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब, रीमा ने भी यही सवाल उठाया, मजहर साहब ने भी यही सवाल उठाया, बड़ा वैलिड है। ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा इसका बता दें, बड़ी आपके पास अंदर की खबरें होती हैं, ये जो कंट्रोवर्शियल बना है सारा मामला, ये क्यों, क्या वजह हुई,
क्या बड़ी इससे मुतालिक भी चहमगोइयां हैं? कुछ आसपास के लोग गलत मशवरा देते हैं, ये क्या हुआ क्या? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मासूमाना अंदाज में आपने लगाई बुझाई की कि इधर से उधर तो उधर से इधर तो इधर से उधर। देखिए बात मैं तो पूछने की कोशिश कर रही हूँ सरकार, मुझे तो पता ही कुछ नहीं। एक दो दिन जो आप बीमार रही हैं उससे के बाद जो आपको रेस्ट मिली है ना, उसमें आप काफ़ी चार्ज हो गई हैं। तो अब और बुनियादी तौर पे बात ये है मैडम शेख कि जो मेरे इतला या जो मैंने लेफ़्ट राइट से पूछा या जो मैंने सुना वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 6 महीने इनको और रखना चाहते थे, 3 या 6 महीने मौजूदा हालात के तनाज़ुर में। नंबर 2 ये है कि वो है कि 6 महीने से ये भी सुना है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान ये बातचीत चल रही थी। इस प्रेस रिलीज से 1 या 2 दिन पहले भी बात हुई इस पर। वज़ीर आज़म साहब का अब ये सिर्फ ये कहना ये है कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो गई मगर फॉर्मली मेरे पास समरी नहीं आई DGI की। सिर्फ मामला ये जो इस वक्त तक इतलात हैं कि वो फॉर्मली मेरे पास समरी आनी चाहिए थी, चूंकि वो इनको रखना चाहते थे। अब इसके बाद जब पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो गई तो वो इसलिए उन्हें फॉर्मली समरी नहीं आई। खैर इसकी ज़रा पॉलिटिकली स्कोप में भी देखते हैं और फिर जहांगीर तरीन साहब ने भी आज एक बहुत बड़ा बयान दिया जी, ज़रा उसके ऊपर भी बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बुनियादी सवाल के जवाब में हमारे 3 एनालिस्ट समझते हैं कि जी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इस पर वो दुरुस्त नहीं है, अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत ने मिस हैंडल किया है इस इशू को। हसन निसार साहब कोई ऑप्शन नहीं लेते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद इसके पहलुओं पर गौर करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। ज़रा मुल्क की सियासत की भी बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास हुआ और तहरीक दोबारा मुतहरिक हो गई है। इन हालात के अंदर जब तहरीक मुतहरिक हो रही है, गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसमें मज़ीद हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन क्या महाज बनाएगी उसके ऊपर ज़रा डिले किया गया है, यानी 18 अक्टूबर को अब फैसला करेगी। तो जनाब ये भी अपने एनालिस्ट से पूछते हैं कि मौजूदा हालात में ये जो PDM मुतहरिक हुई है ये क्या मैसेज है? मज़हर अब्बास साहब, मुतहरिक होने की इस वक्त वजह आपको क्या दिखाई देती है? क्या उन्होंने समझा है कि कोई हमारे पास थोड़ी लेवरेज मौजूद है जिसको हम कैश कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो किस हद तक कामयाब होता देखते हैं? देखिए कोशिश तो जाहिर है अपोजिशन की यही होती है कि ऐसे मामला से फायदा उठाने की कोशिश की जाए। वहां मामला बिगड़ेंगे तो यहाँ मामला आगे बढ़ेंगे, वहां मामला सेटल हो जाएंगे तो यहाँ मामला ठंडे हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये तो होता है, ये माजी में हुआ है, अभी भी होगा। अपोजिशन जाहिर है एक अगर ये तलखियां बढ़ती हैं, अगर ये मसला रिजॉल्व नहीं होता तो जाहिर है अपोजिशन इससे फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मसला हल हो जाता है तो अपोजिशन के लिए सेटबैक होगा, उन्हें फिर सोचना पड़ेगा कैसे शुरू किया जाए, कहां से शुरू किया जाए। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन वेट एंड सी वाली पोजीशन पे है। अपोजिशन वेट एंड सी वाली पोजीशन में। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि जो माजी में PDM का पूरा स्ट्रगल रहा और उसके बाद किस तरह से उनका बयानिया और जो दावे वादे उनके थे नतीजा खेज नहीं हो सके, अब जब दोबारा मोमेंटम की लोग बात कर रहे हैं या तहरीकें चलाने की बात कर रहे हैं तो कुछ नतीजा खेज भी होगा इसमें? नहीं, मुझे चांसेस इसके कम नजर आते हैं। गोल्स क्या होंगे सबसे पहले तो? अभी तो बड़े गोल्स भी इनके बड़े वेग हैं। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ती इसलिए भी नजर नहीं आती क्योंकि अगर आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, ये आपके साथ नहीं है और मुस्लिम लीग नून और JUI 2 पार्टियां जो हैं वो चल रही हैं, तो 2 पार्टियों की बुनियाद पर आप किस हद तक आगे लेके जा सकते हैं इस मोमेंटम को, ये डिपेंड करता है। लेकिन डिवाइडेड ऑपोजिशन कभी भी किसी गवर्नमेंट के लिए थ्रेट नहीं होती। अच्छा ठीक है जी। हसन निसार साहब PDM पे तो यकीनन आप अपना कमेंट देंगे ही, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने बड़ी आज मानी खेज बात की है और उनका एकदम से खामोश हो जाना फिर एक बयान देना सडनली, वो भी बड़ा अपने आप में दिलचस्प होता है इस टाइम के ऊपर। वो कहते हैं जनाब PTI की तो हुकूमत बनाना ही मेरा उसमें क्रेडिट है। कहते हैं सिर्फ नून लीग और PTI की 8 सीटें कम थी तो मैंने पंजाब में सारा का सारा वो किया अरेंजमेंट। पहली बात तो ये है जो मजहर साहब ने कहा कि ऑपोजिशन की तो आदत है हालात के मुताबिक वो कभी फ्रीज़र में घुस जाते हैं, धकेल दिए जाते हैं, बल्कि फिर वो बाहर जाते हैं, फिर वो थोड़ा उनको सेक सूख लगता है, फिर हालात साजगार नहीं होते, फिर फ्रीज़र में घुस जाते हैं। तो उनका तो ये रूटीन मैटर है और ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट ऑपोजिशन जो इस तरह बिहेव कर रही है सारे। अच्छा, जहाँ तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की है
तो ये तो पहले ही जुबान ज़द आम है, इसमें कौन सी नई बात है? उन्होंने कोई नई बात तो नहीं की। सर लेकिन वो खामोश हो जाते हैं ना कुछ अरसे के लिए, फिर हम देखते हैं उनकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हाँ वो ठीक है, वो जाहिर है शरूर पॉलिटिशियन है, वो सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने बात कर दी, लेकिन इसमें नयापन तो कोई नहीं है, पुरानी बात है। अच्छा, वो पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, मुख्तलिफ अंदाज में यही बात वो पहले भी कर चुके हैं और जुबान ज़द आम है, ये कॉमन नॉलेज है, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। ठीक है, रियलिटी भी है, भट्टी साहब की तरफ लेके जाते हैं, एग्जेजरेशन भी कोई नहीं। अच्छा जी भट्टी साहब, क्या ये नॉर्मल बात है या जहांगीर तरीन साहब का इस मौके के ऊपर आना, वोकल होना, कुछ इसके अंदर छुपा हुआ मैसेज है जो हम समझ नहीं पा रहे? इसके अंदर छुपा हुआ, जहांगीर तरीन साहब के अंदर छुपा हुआ तो पता नहीं कितने मैसेजेस होंगे। जहांगीर तरीन साहब खुद तो नायल हैं, अल्लाह भला करे, खुद तो नहीं आ सकते। तो अब बाकी ये है कि शुगर मामले पे आलमोस्ट वो मुबैना तौर पर NRO उनको मिल गया है। और इसके अलावा आज वो जो इस मौके पे अपोजिशन, जहांगीर तरीन साहब, ये सारे ज़ाहिर है जब भी हुकूमत किसी क्राइसिस में आती है अपनी, तो ये सारे बोलते हैं। बाकी अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इस पोजीशन, वो ना इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहती है, ना कुछ करना चाहती है, जल्द से जुलूस करेगी। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत इतला दी है, मेरे लिए नई इतला थी, और मैंने ये मैं यानी अगर कोई 7-8 जन्म भी मैं ले लेता तो हो सकता है ये इतला, ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक ना पहुँची। उन्होंने कहा कि महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। मैं समझा था कि शायद बाइडन हुकूमत है हमारी महंगाई की जिम्मेदार, वो उन्होंने कहा है कि नहीं, इमरान हुकूमत है। तो अब कहने का मकसद ये है। अच्छा, आपने मुझे एक बड़े मजे की इत्तला दी है, मुझे उससे मुतल्लिक तो पहले बता दिया। आप कहते हैं हुकूमत क्राइसिस में, कैसे क्राइसिस भट्टी साहब? 22% बात सिर्फ मुकम्मल होगी, इसका भी जवाब देता हूँ। 22% अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर तरीन साहब शुगर प्रोड्यूस करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस मुल्क की। तो अब इस महंगाई को कम करने के लिए यही कर दें कि चीनी 70 रुपए किलो अपनी शुगर मिलों से ही आवाम को देना शुरू कर दें, अगर उनको इतना आवाम का दर्द है। यानी ये शुगर माफिया, ब्रेक लेनी है मुझे, फिर रीमा के पास भी मुझे जाना है, मुझे जल्दी से ये बता देना। अभी आपने कहा है कि आप समझते हैं हुकूमत क्राइसिस में। जी देखिए, अपोजिशन जहांगीर तरीन या बाकी सारे, जैसे हम बैठे हुए हैं, जैसे सारे बैठे हुए, सारे यही समझ रहे हैं ना कि ये आर्मी की पोस्टिंग ट्रांसफर्स पर हुकूमत या आर्मी में कुछ अनबन होगी या कुछ क्राइसिस होगा, तो बाज़ाहिर तो यही जा रहा है। इसके अलावा अगर आप और कुछ सुनना चाहती हैं तो वो भी बता दें, आप फिक्रे चंद दे दें, मैं वो आपकी तरफ से बोल। सर अगर ये लोग ऐसे समझते हैं तो बताइए, यकीनन जो मुतहरिक हुए हैं, क्या इसकी वजह भी यही है? और आप किस तरह से देखते हैं इसको टर्न आउट करता हुआ? क्या हुकूमत के लिए मसला हो सकता है? एक तो मैडम शेख, ये मैंने ऐनक पहन के देखता हूँ और बिल्कुल वैसे ही सीधा सीधा देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि नहीं भट्टी साहब ना इधर उधर ना घुमाया करें। जहांगीर तरीन की है, एक समझ आपकी, एक समझ मेरी है। जो मेरी समझ में आया मैंने आपको बता दिया, वो क्या समझ रहे हैं उसका मुझे कोई समझ नहीं है। और इस ना समझी में बहुत सारी चीजें। भट्टी साहब, अब एक आध दिन में मामला हल हो जाएगा, ये मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। भट्टी साहब इधर उधर घुमाते हैं, भट्टी साहब हमें सही जवाब नहीं देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। रीमा उमर साहिबा क्या समझती है इसके ऊपर, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन। रीमा उमर साहिबा आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिससे ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक ब्रेक के बाद फिर पीडीएम मुतहरिक हो जाती है, कबल अज वक्त इनका मुतालबा करती है? भट्टी साहब कह रहे हैं सेटल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप किस तरह से टर्न आउट करता हुआ देखती है? अच्छा जी, मैं 3 छोटी छोटी बातें। पहली तो ये कि जो हम पहले बात कर रहे थे, 2 फरीक है ना अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस में। अगर एक फरीक ने 6 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी कर दी और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो लीगल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, फिर भी प्रेस रिलीज कर दी, तो उस फरीक को भी शायद पूरी तरह बरिउज़्ज़िम्मा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी जो पूरी बाद में सिचुएशन और डेडलॉक जो सामने आ रहा था, तो पूरी तरह हुकूमत पे शायद नहीं डाल सकते। दूसरी चीज, जहांगीर तरीन साहब
मैं सोच रही थी कि वो अली जफर कमीशन बनी थी एक, और उसमें एक रिपोर्ट आनी थी, उस पर कितनी हमने स्पेकुलेशन की, इस प्रोग्राम में भी की। मई जून में आनी थी, अक्टूबर हो गया, उस रिपोर्ट का क्या बना अभी तक कुछ नहीं मालूम हमें कि उस रिपोर्ट में क्या उनको एक तरह से दिखा दिया कि उनका कोई कसूर नहीं था, उन पे गलत केसेस बने थे। भट्टी साहब ने तो देखी भी थी, क्योंकि भट्टी साहब से पूछते हैं ना दरमियान में जरा, उन्होंने रिपोर्ट देखी थी भट्टी साहब? हाँ, भट्टी साहब ने क्लेम किया था ना, बड़ी सख्त है वो रिपोर्ट। भट्टी साहब हाँ रीमा साहब, आप इस पे भी हंसे कि मैंने रिपोर्ट देखी थी, नहीं देखी थी, इस पे तो ना हंसे, मैंने देखी थी। नंबर वन देखी थी। और ये आप ये भी मैं भी आपके पीछे लग के, पीछे इमाम के मैं भी ये लग के कहना चाहता हूं कि वो उसका क्या बना सर, और उसका पता बना क्या था कि वाजिद ज़िया साहब को चेंज कर दिया FIA से, इंक्वायरी कमीशन का वो बना दिया, जज साहब कोर्ट ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, ये बना उसका। लेकिन इससे भी बड़ा एक और याद दहानी करानी थी कि इमरान खान साहब को, सर पिंडोरा लीक्स आई, आपके कुछ वुज़रा के नाम आए, आपने एक अपने कमीशन बनाया, उसका क्या बना सर? लेकिन क्या बिल्कुल सही रहे हैं, उसका क्या बना सर? यानी उसमें मुबैना तौर पर इल्जाम भी खुद पर, और वकील भी खुद, और जज भी खुद, लेकिन चलो बता दें उसका बना क्या। नहीं, और भट्टी साहब में हम लोग बना रहे हैं, मैं एक और कंपोनेंट ऐड करती हूँ। ये नैब का जो कानून बदला ऑर्डिनेंस के जरिए, उससे हुकूमत के लोग हैं जो बेनिफिट उठा रहे हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 6 अक्टूबर के बाद से होगी, तो पहले केसेस में तो नहीं होगी, तो वो भी हुकूमत को एक तरह से NROs ही हम देख रहे हैं हुकूमत दे रही है इस वक्त। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है बहुत, हम भूल जाते हैं कि पहले क्या हो रहा। तो जहांगीर तरीन साहब भी बहुत फिल्मी बात करते हैं, इस तरह की बात करके फिर कहते हैं मैं हमेशा से PTI में था, हूँ और रहूंगा, तो उनका बारे में क्या कहा जा सकता है। और आखिरी बात जो मुझे तो लगता है कि मुझे तो लगता है कि 50 साल बाद जब PTI नहीं होगी, उस वक्त भी ये PTI नहीं होगी। कोई बात नहीं लीना, आज भट्टी और साहब और मैं फाइनली हम लोग एक पेज पे हैं, और कोई ना हो, हम एक पेज पे हैं, और ये कोई हो ना हो, क़यामत की निशानी है सब भट्टी साहब के पेज पे, एक पेज पे हैं। शुक्र करें न्याजी साहब नहीं है। अच्छा रीमा, मुझे सर वो भी आजकल एक ही पेज पे हो रहे हैं। और देखिए लीना, ऑपोजिशन का मैं पहले भी यही कह रही थी, अब भी यही कहूंगी। और हसन निसार साहब को बता दें कि हमें पेज मिल गया है जिस पर मैं और रीमा दोनों हैं। सरकार एक मिनट रीमा की बात सुनने दीजिए। हाँ, उसके लिए हमें इस तरह के जो डेडलॉक्स हैं उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए, अभी अगले इलेक्शंस के जो रिफॉर्म्स हैं, EVMs की बात हो रही है, मीडिया की बात है, इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन, हमारी फॉरेन पॉलिसी, इस मुल्क। अच्छा, ये बात लिखी है तो रीमा मुझे क्विकली जरा, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ये डेडलॉक होना बहुत ही तशवीशनाक मुख्तलिफ मामलात पे। लेकिन बात निकली है तो नैब का मामला, नैब ऑर्डिनेंस को अपोजिशन दावा करती है कि जी हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में। आपको इसके कितने स्ट्रांग ग्राउंड या सस्टेनेबल लग रही है अगर चैलेंज किया जाता है कोर्ट में? तो बिल्कुल लग रही है अलीना, और मेरा ख्याल है सिर्फ PTI की हुकूमत नहीं, पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि ऑर्डिनेंसेस, मैं थोड़ी सी लीगल बात है लेकिन कर लेती हूँ हमारे पास अगर टाइम है। मैं देख रही थी कि 1973 की जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो डिबेट्स में ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्यों दी गई प्रेसिडेंट को, और आप हैरान रहेंगी वो इसलिए दी गई, जो डिबेट से नजर आता है कि जब जो आपकी असेंबलीज होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं, अगला इलेक्शन आने को होता है, तो तब अगर कोई बजटरी मामलात में आपको कोई कानून साजी की जरूरत होती है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू इस तरह के जो डेडलॉक्स हैं या सिचुएशन है उनको संभाल सके। अब हमने ऑर्डिनेंस को बना दिया है एक ऑल्टरनेटिव कानून साजी का, कि अब देखिए आप वेट करते हैं कि असेंबलीज जो हैं वो जैसी प्रोरोग होंगी, तो आपको इम्कान लग रहा है कि शायद स्ट्राइक डाउन हो जाए ऑर्डिनेंस? अलीना, मेरा ख्याल है अदालत की तरफ से हमें एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट की जरूरत है जो पैरामीटर्स सेट करे कि कब आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो, क्योंकि ये अब एक मजाक बन गया है। हमारा मुल्क एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी ना 4 महीने 8 महीने करके इस तरह के ऑर्डिनेंसेस पास करते रहते, और ये तो बहुत ही वीक है, समझ नहीं आती। देखिए, एक कंडीशन है कि इमरजेंसी की, अर्जेंसी की सिचुएशन होनी चाहिए। अब इस वक्त क्या अर्जेंसी थी जो आपने नैब का कानून में, तो मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही। हाँ, ठीक है जी, ठीक है जी।
इसी के साथ जनाब हमें इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज।